जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉरगेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसपे हम लोग अभी पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी में से अभी जो है ना, ये 9वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी हम लोग चौथा चैप्टर, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास, इसका जो है ना चौथा चैप्टर को स्टार्ट किया। उसमें से आज जो है ना सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोग भारत का संवैधानिक विकास का जो ना एक क्लास कर चुके हैं, आज सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब तक 16 क्वेश्चन को देख चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 17 को देखने वाले हैं। 17 से जहां तक जा पाएंगे हम लोग वहां तक देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जाता है। कहा जाता है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है, भारतीय संसद प्रणाली जो है, वो ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली से भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। लेकिन वो क्यों है, क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। कहा जाता है यह न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली है, या यह वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, या यह द्वैसदनीय विधायिका है, या यह सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तो इस प्रकार बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है ना एक न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली है, इसीलिए यह भिन्न है। समझे। तो भारतीय संविधान प्रणाली, भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है जैसे ये न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था लागू है। ठीक है, भारतीय संसद प्रणाली में क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन व्यवस्था है। जो न्याय करते हैं वो न्यायपालिका के माध्यम से करते हैं, न्यायालय के माध्यम से करते हैं। उच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, है ना, इसके माध्यम से कराए जाते हैं। जबकि ब्रिटेन में जो ये प्रणाली लागू नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, ये न्यायिक पुनर्वलोकन लागू नहीं है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन से देश के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं है, तो आपको ऑप्शन ब्रिटेन भी मिल सकता है। तो वैसे भी आपको ध्यान रखना। आपको अगर कूट वाला भी दिया जाए ना, तो ऐसे भी आपको डायरेक्टली गलत और सही में ढूंढना है। कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में जो न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली व्यवस्थाएं लागू है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, नहीं लागू है। तो हम लोग को उसको गलत करना है भाई, वहां पे लागू नहीं है। तो हमें बारीकी से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हमें हमारी जो लेवल बहुत अप है, हम तैयारी बहुत ऊपर लेवल की करते हैं। तो हम लोग को तैयारी भी वैसी ही करनी चाहिए जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखना है। आप ये मत समझो कि ये रट लिए हैं बस हो गया, हमको उतना से मतलब सफिशिएंट नहीं रहना भाई। हम लोग को बहुत हद तक जाना है, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाना है ना। तो यही है बातें, ये सब चीज ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपको बहुत मतलब बेहतर करवा सकता है। तो यही बातें हैं। ब्रिटेन में क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन लागू नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, जो कि भारत में लागू है। इसलिए ये दोनों की संसदीय प्रणाली व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। ओके, समझ चुके हैं एक नंबर क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जाता है। 18 में देखिए, जैसे कि ये कोड वाली है, थोड़ी लंबा क्वेश्चन है, तो ताकि मैं स्क्रीन, ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब चलो, क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारत के संविधान के आलेखन यानी कि प्रारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्णा स्वामी जो है अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही वाले में पूछा जा रहा है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति थे, उनमें से एक समिति थी, क्या था, कृष्णा स्वामी अय्यर। उनके बारे में जो है ना कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सत्य ढूंढना है। आखिर इसमें कौन कौन से सत्य हैं, वो भी कृष्णा स्वामी अय्यर के थ्रू जो कहा गया था, उनके बारे में आपको ढूंढना है। तो आपके ऑप्शन पहला में क्या कहा जाता है कि भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। क्या कहा जाता है, मतलब कि भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उसके बाद कहा जाता है सेकंड में उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी चाहिए या खींचनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद कहते हैं न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, या वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप में पक्षधर थे। आपके नीचे दिए गए कूट को सही आपको ढूंढना है ना। तो बताइए इसमें से पहले आप ढूंढ लो कौन कौन से सही हो हैं, है ना। देखिए इसका सही आंसर क्या है, 1 और 2 है, केवल 1 और 2 जो है ना कृष्णा स्वामी अय्यर के थ्रू कहा गया था। क्या कहा गया था, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर हुआ करते थे।
उसके बाद उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। उनका मानना था, किनका मानना था? स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर के मानना था। ये कौन थे? ये जो भारत के संविधान के आखिर यानी प्रारूप के एक सदस्य के रूप में ये जाने जाते थे। ये सदस्यों में से एक ये भी सदस्य थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस अब बनाए जाने की संभावनाएं हैं। तो ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? कहा जाता है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कहा जाता है उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संबंधित के रूप निर्माण का अनुप्रमाणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि यह घोषणा एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। और कहा जाता है इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया था। क्या कहता है? हमारे संविधान सभा जो अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में बताने के लिए कहा जा रहा है। आखिर ये जो ऐतिहासिक उद्देश्य क्या था, ये सभा के जो अंगीकृत जो संविधान बनाने के क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आपको बताना। ये क्या उद्देश्य थे, इनमें से आपको ढूंढ कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। देखिए ये जो है ना, इसके सारे के सारे जो है ना ये उद्देश्य थे, तीनों के तीनों थे। इसमें आपको क्या कहते हैं, नीचे दिए गए कोड का सही तो ढूंढना है, तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें देखना है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आ रहे हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? यानी कि ये आपको कहा जाता है ब्रिटिश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया था। जैसे हम लोग को अब तक देखे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से लिया गया था। इसी प्रकार हम लोग ब्रिटेन से किन किन बिंदुओं को, किन किन चीजों को लिए थे, उनके बारे में आपको ढूंढना है, उनको बारे में बताना है आपको। कहा जाता है कानून का शासन या विधि निर्माण प्रक्रिया, या आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या संसदीय व्यवस्था है। बताइए इसका क्या क्या हो सकता है। इसका आपको सही उत्तर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें चारों में से कौन कौन से लिए गए थे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए इसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये तो नहीं लिया गया था, ये हटाओ इसको, 3 तो हट गया। बाकी कानून का शासन लिया गया था बिल्कुल, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी लिया गया था, ठीक है। संसदीय व्यवस्था ये भी लिया गया, मतलब ये 1 2 4 1 2 नहीं है, 2 ये भी नहीं है, 1 2 4 यहाँ तो है डी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ना ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था, कानून का शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया और संसदीय व्यवस्था, ये तीनों के तीनों कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश संविधान के संशोधन, मतलब ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये यूएसए से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया था, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जाता है इनमें से कौन सा विधानसभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, है ना। सबसे पहली बात तो आप जो प्रारूप संविधान सभा के जो जितने भी समिति थे और अध्यक्ष थे और सदस्य थे, उनका आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। वो काफी इंपॉर्टेंट, अगर वो आप पढ़ लेते तो आपको इस तरह से नहीं वाला देगा तो आप ढूंढने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये BN राव, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसके जो है समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, बाकी के तीनों के तीनों क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। आप सदस्यों के आप नाम इसको नोट डाउन करके आप इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट है ना, इससे पहले कल वाले सेशन में भी देख चुके हैं। कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए थे? मतलब वही कहा जा रहा है जी, जैसे संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था संपूर्ण तरीके से, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है ना संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद भी थे जिनको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था, है ना। पूरा 395 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। उनके बारे में बताना है कि उनमें से प्रावधान कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, तो उसके बारे में ढूंढना है। इसके बारे में हालांकि इससे पहले भी वाले सेशन में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस कुछ अलग अलग दिख रहे हैं मुझे एक, तो उस पर आप ध्यान देना। कहा जाता है नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद या मौलिक अधिकार। बताइए इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो 1949 में ही लागू हो गया था। देखिए इसमें हम लोग
लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए हम लोग पिछले वाली सेशन में जो नागरिकता और निर्वाचन के बारे में देख चुके थे और मैंने उसमें ही समझाया भी था, मुझे याद है ना, समझाया भी था कि आप ये भी ध्यान रखना, नागरिकता हो गया, निर्वाचन हो गया, इसके साथ साथ आप सदस्य को भी संसद को भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी कौन सी संसद, अस्थायी संसद को ध्यान रखना है। ये तीनों की तीनों जो है ना, कहाँ से, मतलब ये 1949 ईस्वी को ही लागू हो गया था, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत को नहीं पता होगा, यही तो आपका है, यही तो आपका रिजल्ट बनाएंगे भाई, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 बी में है, तो ये तब ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ ऐसे ये देखिए, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जैसे आर्टिकल नंबर 5 6 7 8 9 60, उसके बाद 324 366, उसके 367 379 380, उसका 388 391 392 393 394, ये तमाम अनुच्छेद जो है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये तमाम अनुच्छेद और आर्टिकल जो हैं ये 1949 ईस्वी को ही लागू हो गया था, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, सही ढूंढना है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। उसके बाद कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। देखिए उसके बाद कहता है चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। उसके बाद सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। बताइए इसका क्या हो सकता है, इसका सही बताना आंसर है ना। तो आपका संविधान सभा के बारे में आपको बताना, इसमें से कौन कौन से ऐसे सही हैं। क्या कैबिनेट माउंटबेटन योजना के द्वारा लिया गया था, याद है, ध्यान है? बिल्कुल नहीं लिया गया था भाई, ये नहीं लिया गया था। उसके तहत चुनाव की स्कीम निर्धारण जो ये कैबिनेट डेलीगेशन, ये बिल्कुल था। उसके तहत सार्वभौमिक वयस्क नहीं था भाई, ये नहीं है। तो मतलब 1 और 3, 1 और 3 है ना, 1 और 3 कहाँ पे है, यहाँ तो है डी में। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, डी में है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24 में कहा जाता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम के माध्यम से जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, या तो चार्टर एक्ट 1813 हो गया, या चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से इसको बनाया गया था। बताइए इसका क्या हो सकता है। सर कलकत्ता में कई बार पूछे गए ये क्वेश्चंस। इसका सही आंसर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है 25 में, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट जो है ना द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। देखिए ये सब जो है ना 19 मैंने कई बार रिपीट भी किया था, 1919 और 1935 को अच्छे से ध्यान रखना, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट के माध्यम से जो है ना केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लाया गया था। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस पर का नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में गलत कथन का है ना, ढूंढना है, गलत के बारे में ढूंढना है। पहले पढ़ो आपको। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो मतलब कि है ना, जो ये बहुत महत्वपूर्ण थे, उसके सदस्य भी थे, समितियों के माध्यम से बने थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले हम जो है ना अगर पीएम है तो हम ही बना दिए, ऐसा नहीं है। इसमें सभी सदस्यों का भागीदारी रहा, सभी सदस्यों का गठन रहा था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल इसमें सभी प्रतिनिधियों को जो पर्याप्त मात्रा में जितने भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए उनको दिया गया था। बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं, आगे कहा जाता है इसका निर्वाचन सार्वभौम अवयस्क। अरे यार सार्वभौम अवयस्क, इसके पहले भी तो मैंने चर्चा किया था, इसमें नहीं था सार्वभौमिक अवयस्क, ये गलत हो गया, बिल्कुल ये गलत है। उसका नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कहा जाता है इसकी चुनाव प्रक्रिया जो है 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। यह संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति, ये बिल्कुल भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत बताने की कहा जाता है संविधान सभा के बारे में, तो यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बारे में क्या दिया गया है, कहा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था।
ना कि सार्वभौम वयस्क के माध्यम के आधार पर किया गया था। तो यही बातें हैं, ये प्रांत विधानसभाओं के माध्यम के द्वारा इसमें किया गया था, यहाँ पे किया गया है सार्वभौमिक वयस्क के माध्यम से दिया गया, इसी वजह से इसको गलत माना गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को देखें, यही है इसका आज के सेशन में। आज थोड़ी छोटी सेशन रहेगी, है ना, तो इतना देख लीजिए, उसके बाद इसको रिवीजन कर लीजिए। ये आज के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत नया नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, है ना। तो ये से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा भाई, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का डाउट हो और क्लास की रिव्यू दीजिए, जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।